हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं संडे के दिन एक वांगशन एफएफ लेकर आऊंगी जो कि एक वैम्पायर वाला होगा। तो ये डिमांडेड एफएफ मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ। ये एक वन शॉट एफएफ है। इसमें बॉटम विंग है, टॉम वांगची है एंड वांगजी एक वैम्पायर है। ये एफएफ बस एक ही एपिसोड का है। एक एपिसोड में ही ये एफएफ एंड हो जाएगा। पहला सीन हम देखते हैं, एक लड़का जो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा है। नीचे पानी बह रहा है। नीचे एक बहुत ही साफ रिवर है। ऐसा माना जाता है इस रिवर में एक कॉइन डालकर जो भी मांगो वो विश पूरी हो जाती है। वो लड़का उस रिवर की तरफ देख रहा था और अपनी खाली आंखों से ये सोच रहा था कि क्या वो अपने हाथ में रखा हुआ ये सिक्का इस पानी में डाल दे तो क्या उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र हद से हद 6 साल की ही होगी, उसके हाथ में एक ही सिक्का है। विंग जो बच्चा छोटा सा है उसका नाम विंग है। विंग जिसने उस सिक्के को अपने माथे से लगाया और एक विश मांगी। इसके बाद उस सिक्के को उसने उस पानी में फेंक दिया। उस सिक्के को नदी में फेंकने के बाद विंग जिसने अपने दोनों हाथों को मिलाया और एक डी बो किया उस नदी को और उससे कहा कि वो उसकी विश को जल्दी ही पूरा कर दे। उससे सब्र नहीं हो सकता, उसे इंतजार नहीं होता है उसकी विश को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ से 15 साल का समय बीत जाता है। अब विंग 21 साल का है। विंग जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ था। आसपास का माहौल बहुत ज्यादा अलग है। लाउड म्यूजिक है, बहुत सारी रोशनी जगमगा रही है। उसके हाथ में एक गिटार है जिसे वो बजा रहा है। उसके सामने माइक है जिस पर वो गाना गा रहा है। एक बार है जिसमें वो पार्ट टाइम जॉब करता है। विंग रोज यहाँ आता है और रोज यहाँ पर आकर गाना गाता है। ये उसका फेवरेट काम है। लेकिन ये जगह कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उसका फेवरेट काम तो उसका फेवरेट काम ही है। विंग जिसने बहुत मस्त होकर के गाना गुनगुनाया, उसका गाना खत्म होने के बाद में तालियों की गूंज उस पूरे एरिया में गूंज गई। विंग जिसने अपनी बंद हुई आंखों को खोला और उसे सामने का नजारा देखा। सामने हर कोई उसकी तारीफों के फूल बांध रहा है, साथ ही साथ उसकी तारीफ में बहुत जोर जोर से क्लैपिंग कर रहा है। पर विंग को मालूम है ये जगह तारीफ के लायक नहीं है। यहाँ पर टैलेंट उसका कोई मोल नहीं है। यहाँ पर मोल है तो बस जिस्म का, जिसका सौदा विंग करता नहीं है। विंग जिसने अब उस गिटार को वहीं रखा, एक बो किया, देन वो उस स्टेज के पीछे चला गया जहाँ पर अभी वो बैठा था। उससे पीछे जाने के बाद वो उस बार के ओनर से मिला। आज उसे उसकी सैलरी मिलेगी। वो वहाँ गया, उसने अपने पैसों के लिए मांग की। उस बार का ओनर जिसका नाम जिन जिशुन है, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वी बुशान, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना अच्छा गाते हो कि तुम्हें पेमेंट में हर बार बढ़ाकर दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात तुम्हारे पेमेंट की, तो आज तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। विंग जिसने कहा कि उसे पेमेंट क्यों नहीं मिलेगा, उसे जानना होगा रीजन। उसने इतना अच्छा काम किया है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसके गाने की वजह से हर बार यहाँ पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। जिन जिशुन जिसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गाने की वजह से यहाँ की ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए यहाँ पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। और तुम्हें मालूम है कि हमारा बार किस लिए फेमस है? तुम अपनी बॉडी को सेल नहीं करते हो, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। आज भी तुम्हारी बॉडी के लिए कितने लोग आए थे, पर तुम हमारा नुकसान करा रहे हो। हर बार यहाँ से जो भी रूट कर जाता है वो वापस यहाँ नहीं आता है। तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। आज तो तुम्हें डिसाइड करना ही होगा, या तो तुम्हें अपने जिस्म को यहाँ बेचना होगा या तो तुम ये नौकरी छोड़ सकते हो। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे ओमेगा की यहाँ पर। विंग जिसकी मुठ्ठियां कस गई थी क्योंकि उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बार यही होता है। विंग जिसने अब जिन जुशन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। जिन जुशन जिसने कहा कि उसका भाई यहाँ नहीं है, उसके भाई को उसके फादर ने काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर भेजा है। अब विंग या तो जिन जुशन की बात माने या तो बाहर का दरवाजा वहां पर है। विंग जिसने जिनजुन की तरफ एक बार देखा, फिर उसने अपने मुट्ठियों को खोला और कहा कि वो जा रहा है और इस बार वो बुलाने पर भी नहीं आएगा, चाहे इस बार जिन जिशन उसके आगे नाक ही क्यों ना निकलने लगे, पर वो नहीं आएगा। विंग जो कि ये गुस्से में बोल दिया था। इसके बाद वो दरवाजे से बाहर निकला और उस बार से काफी दूर आने के बाद वो अपने घुटनों के बल गिर गया। वो सड़क पर खड़ा था। उसके कपड़े एलिगेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसके कपड़े बार के हिसाब से थे, तो उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे और आने जाने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। विंग को मालूम है कि उसे अभी के अभी यहाँ से उठकर जाना होगा। अगर वो यहाँ एक पल के लिए और रुका तो यहाँ पर आने जाने वाले लोग उसे नोचकर खा जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को किसी भी चीज की दया नहीं आती है। चाहे विंग कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बेचेगा।
विंग जो कि आसपास देख रहा था कि आसपास उसे कोई ऑटो टैक्सी कुछ तो मिल जाए, कोई लिफ्ट ही दे दे, लेकिन कोई भला इंसान या फिर कोई ओमेगा उसे लिफ्ट दे दे, पर ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जो भी आ रहा था उसे गंदी नजरों से देख रहा था और टैक्सी तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। विंग जो कि आगे चलता हुआ जा रहा था, तभी उसे कुछ अल्फाज का ग्रुप दिखा। विंग को मालूम है कि ये वही अल्फाज हैं जो उसके पीछे कितने दिनों से पड़े हुए हैं, बस एक बार मौका ढूंढ रहे हैं कि विंग कभी भी उन्हें बस निहत्था मिल जाए। और आज वही है। हर बार जिनजुशवान उसे घर तक छोड़कर आता है बार में गाना गाने के बाद, लेकिन आज जब जिनजुशवान यहाँ नहीं है तो वो जिनजुशन पर भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिनजुशन की हमेशा से गंदी नजर विंग के ऊपर है। विंग जिसने उन अल्फाज से बचने के लिए अपना रास्ता बदल दिया, वो एक सुनसान गली में आ गया था। वहाँ उस सुनसान गली में वो चल रहा था। वो आधी दूरी पर आ गया था, तभी उसे पैरों की आहट आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वही 5 अल्फाज खड़े हुए थे। विंग जानता है कि अब क्या होने वाला है। वो अल्फाज जिसमें से एक चिल्लाया, वेन चाओ वेन चाओ वेन चाओ, देखो वो यहाँ है वो। वेन चाओ जिसने अब उसकी तरफ देखा और कहा, ओह माय गॉड, ये प्रिटी ओमेगा यहाँ अकेला, चलो इसे पकड़ लेते हैं। आज तो हमें वो एरोगेंट अल्फा रोक भी नहीं पाएगा। विंग जिसने ये सब कुछ सुना, क्योंकि वो लोग चिल्ला कर बातें कर रहे थे, या कहो विंग को डराने की कोशिश कर रहे थे। विंग जिसने खुद से कहा कि आज उसे भागना होगा, या तो वो इनसे बचेगा या फिर अपनी जान ले लेगा, लेकिन इन्हें अपने शरीर को जिंदा रहते हुए सोने नहीं देगा। विंग वहां से दौड़ने लगा। वो अल्फाज भी उसके पीछे भाग रहे थे। विंग जिसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सवाल है। विंग बहुत तेजी से भाग रहा था और वल्फास भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विंग जिसका पैर एक जगह पर आकर फिसल गया और उसने नोटिस किया कि वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा है, जहां से उसका पैर फिसल गया है और वो ब्रिज के ऊपर लटका हुआ है। वो अपने हाथों की भर से लटका हुआ था। वहां पर उसने अपने हाथों को ब्रिज पर थामा हुआ था। अगर उसके हाथ वहां से छूट जाए तो वो डायरेक्ट ही नदी में जाकर गिर जाएगा, और नदी का बहाव रात के समय पर इतना तेज है कि वो बहकर किस दिशा में जाएगा उसे भी नहीं पता है, और विंग को तैरना नहीं आता है, तो विंग पक्का ही मर जाएगा। वो अल्फास भी वहां आ चुके थे। उन्होंने विंग की तरफ देखा। सबसे पहले वेन चाओ जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ लूंगा, पर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ लिया। अब चलो मेरे साथ, बिना कोई नौटंकी किए। विंग की तरफ उसने अपना हाथ को बढ़ाया। विंग जिसने डिसाइड किया कि वो इन लोगों के हाथ आने से ज्यादा पसंद करेगा मरना, तो उसने अपने हाथों को छोड़ दिया और विंग नीचे गिर गया। वेन चाओ जो कि जोर से चिल्लाया, यू बास्टर्ड, लेकिन विंग जो कि नदी में गिर चुका था। विंग नदी में गिर गया था और वो अल्फाज उसे बस देखते रह गए थे। वेन चाओ के पास खड़े एक अल्फा ने कहा, वेन चाओ, हमें यहाँ से भागना होगा। अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो हम जेल में चले जाएंगे, और मुझे जेल में नहीं सड़ना है। चलो यहाँ से। वो अल्फा बाकी सबको भी अपने साथ खींचकर ले गया। वो लोग विंग को वही नदी में छोड़कर चले गए थे। विंग जिसने धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोला। आंखों को खोलने के बाद उसने देखा कि उसे साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सामने अंधेरा है। उसने अपनी आंखों को रब किया, तब जाके उसे कुछ दिखाई दिया, लेकिन ये पूरा सामान, मतलब पूरी जगह लाल रोशनी से घिरी हुई है। विंग जिसने अपनी आंखों को थोड़ा एडजस्ट किया, वो रोशनी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, तब जाके विंग ने चारों तरफ अच्छे से देखा। उसने देखा कि वो किसी पत्थर पर लेटा हुआ है और आसपास बस लाल रोशनी है, सिर्फ और सिर्फ लाल रोशनी। विंग का सर बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और खुद से कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ आया कैसे? विंग जिसने फिर पूरी बातों को अच्छे से एनालिसिस किया। कल रात को क्या हुआ था? कल रात वो बार में काम करने गया था। वहाँ गाना गाने के बाद उसे पेमेंट नहीं मिला था और वो दुखी मन से ही वापस आ रहा था। तब उसे अल्फाज का एक ग्रुप दिखा था। उससे बचते बचते वो नदी में गिर गया था। विंग को जैसे ये सब कुछ याद आया, उसके दिल में एक पेन उठा। एक पेन की लहर जैसे दौड़ गई कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसकी केयर कर सके। विंग जिसने अपने आसपास देखा, फिर उसने कहा, ओ गॉड, मैं तो मर गया हूँ और मैं मरकर हेल में आ गया हूँ। हाँ, ओ गॉड, मैंने इतने भी बुरे काम नहीं किए थे जो आप मुझे हेल में भेज रहे हो। गॉड प्लीज मुझे वापस भेज दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर वापस नहीं भी भेजना है तो आप प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। क्या हाल इतना बुरा होता है? यहाँ तो एक भी इंसान मुझे नजर नहीं आ रहा है, मतलब एक भी स्प्रिट मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? तभी विंग को एक कड़क आवाज सुनाई दी, तुम मरे नहीं हो।
विंग जिसने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। विंग डर रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, कौन है यहाँ? अरे मेरी तो हार्ट बीट चल रही है। क्या मैं मरा नहीं हूँ? अरे तुमने भी कहा मैं मरा नहीं हूँ। तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई भूत हो? देखो देखो, मैं कह देता हूँ, मुझे मत खाना प्लीज। हाँ, मैं सही से खाना भी नहीं खाता, तो मेरा ब्लड मीठा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा ब्लड तो बहुत कड़वा होगा, बहुत गंदा होगा। मैं ना स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खाता हूँ। मैं बनाता भी नहीं हूँ ना खाना, इसलिए। और मैं बहुत कम ही खाना खाता हूँ। देखो ना मैं कितना थिन हूँ। तो प्लीज़ मुझे मत खाना। तुम कौन हो? अगर तुम बहुत डरावने दिखते हो ना, तो प्लीज़ मेरे सामने मत आना। मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा। उस आवाज़ ने फिर से कहा, मैं गोस्ट नहीं हूँ। विंग जिसने गहरी सांस छोड़ी और कहा, तो फिर तुम हो कौन? और ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो आवाज़ अब कुछ नहीं बोली। विंग जिसे डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। वो उसी रॉक पर बैठ गया था। उसने अपने लेग्स को हक कर लिया था, अपने दोनों नीज को हक करके वो रो रहा था। वो कह रहा था खुद से, ओह मम्मा, डैडा, प्लीज 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 मुझे बचाओ। बचपन में ही आप मुझे छोड़ के चले गए, इसके बावजूद आप लोगों को चैन नहीं मिला, जो अब मुझे इस घोस्ट के साथ रहना पड़ेगा। प्लीज कोई मुझे बचाओ, भगवान प्लीज मुझे बचा लो। हे भगवान, मुझे तो कोई बुद्ध मंत्र भी याद नहीं है जिसे पढ़कर मैं इस घोस्ट से बच जाऊं। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो बच्चे भी पैदा करने हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मर नहीं सकता, मैं नहीं मर सकता। उस आवाज ने कहा, तुम मरे नहीं हो और मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। विंग जिसने अब आसपास देखा, उसने कहा, तो तुमको कौन हो? अगर तुम घोस्ट नहीं हो तो मुझे डर लग रहा है, तुम कौन हो? वह आवाज आना बंद हो चुकी थी, पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। विंग जो कि उस पत्थर पे से उतर गया। विंग जिस स्टोन पे बैठा हुआ था, वहां से उतरने के बाद वो आसपास देखने लगा कि उसे कुछ दिखे, कुछ मिले, कुछ बाहर जाने का रास्ता दिखे। विंग जो कि आसपास देख रहा था। विंग जिसे एक रास्ता दिखाई दिया, वहां पर रेड कलर की रोशनी है, पर रोशनी तो है, तो वो उस रास्ते से जा रहा था। विंग उस रास्ते से चलते चलते अचानक ही नीचे की तरफ गिरने लगा। विंग जिसने उस एक रास्ते पर जो छोटे छोटे से दरदर एरिया थे, उसको पकड़ लिया टाइटली कि वो गिरने वाला है, वो मरने वाला है, वो सच में आज मर जाएगा। वो तो मर जाएगा, उसका शादी भी नहीं हुआ है, बच्चे भी नहीं हुए हैं, उसने कुछ भी नहीं देखा है, उसने अपना घर भी नहीं खरीदा है, पैसे भी नहीं लिए हैं। अरे रे, उसका पेमेंट भी बकाया है। अब वो क्या करेगा? वो तो अपने मोहल्ले में रहने वाले बच्चों से भी नहीं मिला है। अरे अरे, वो जॉय नाम का बच्चा जो उसे इतना पसंद है, वो उससे एक बार आखिरी बार मिलना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है। विंग जिसने उस एरिया को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो एरिया जल्दी से उखड़ भी गया और विंग जो कि धड़ाम से नीचे गिरने लगा। विंग जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था कि अब वो बस मर गया, वो तो गिर गया, वो मर जाएगा और अब नहीं बचने वाला। विंग जिस थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि वो तो गिरा ही नहीं। अरे, उसे चोट नहीं लगी है। विंग जिसने अपनी एक आंख को पहले खोला और उसके सामने जो इंसान था, उसे देखकर उसकी दोनों आंखें खुल गईं। सामने एक बहुत ही हैंडसम इंसान खड़ा था। इतना सुंदर अल्फा उसने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। वो इतना सुंदर था कि विंग बस उसे देखता ही रह गया। उसकी वो ब्लू आईज जिसमें वो झांक रहा था, वो आंखों में वो खो चुका था पूरी तरह से। विंग बस उस अल्फा की आंखों में ही घूरे जा रहा था, उसकी आंखों को ही देखे जा रहा था। उस अल्फा की आंखों का रंग नीले से कब लाल होने लगा, विंग ने महसूस किया। और जब उसकी आंखों का रंग लाल हो गया, तब जाके विंग ने उसे अच्छे से देखा। और अगला जो उसने देखा, जो चीज उसने आगे देखी, उसके बाद तो वो दूर हट गया उससे। उस अल्फा को धक्का देने के बाद विंग जो कि 2 कदम पीछे चला गया, क्योंकि उस अल्फा के फैंग्स हैं। हाँ, उस अल्फा के फैंग्स हैं जो कि निकल आए थे। उसकी आंखें लाल हैं, उसके नाखून भी बड़े बड़े हैं। जितना हैंडसम पहले दिख रहा था, उतना ही ज्यादा खतरनाक अब दिख रहा है। और आगे जो विंग ने देखा, उसके बाद तो उसका मन किया कि वो क्या देख रहा है। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें भी खुली हुई थी और दिल की धड़कन 120 की स्पीड से भाग रही थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी आ गई थी, क्योंकि सामने वाला इंसान फुल्ली नेकेड था। उस इंसान ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, मतलब गले में बस एक लॉकेट था, एक पेंडेंट एक चेन में डाला हुआ, वो पेंडेंट जो कि लाल रंग का था। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल थे जो कि उसके कमर तक आ रहे थे। विंग देख पा रहा है ये इंसान दिखने में कितना ज्यादा हैंडसम है। विंग जिसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, उसने अपने दिल पर अपने हाथ को रखा। वो नीचे गिरने वाला था
वो अपने पीठ के बल नीचे गिर ही गया था, लेकिन उस अल्फा ने वापस आकर उसे थाम लिया था। उस अल्फा ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें गिरने की आदत है या फिर गिरना तुम्हारी कोई हॉबी है? विंग, जो कि उस अल्फा के हिलते हुए लिप्स को देख रहा था, ये तो कोई गॉड जैसा लग रहा है या कोई डेविल? क्या डेविल इतने हैंडसम होते हैं? अगर ये कोई डेविल है तब भी वो इस डेविल से शादी करने के लिए तैयार है। विंग, जो कि उस अल्फा को इस तरीके से घूरे जा रहा था जैसे कि वो उसमें पूरी तरीके से खो चुका है, उसके अंदर खो गया है। उस अल्फा ने जब विंग को इस हालत में देखा तो उसके फेस पर एक स्मित था। उसने विंग को पहले तो अच्छे से खड़ा किया, देन उसने एक चुटकी बजाई और उसके पूरे कपड़े वापस आ गए। उसने लाल कलर के ही रोब्स को पहना हुआ था। विंग ने ये ओल्ड ट्रेडिशन के कपड़े देखे और फिर वांग जी को देखा। वांग जी ओल्ड ट्रेडिशन के कपड़ों में भी बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता है। सॉरी गाइस, मैंने नाम ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया। वो अल्फा विंग की तरफ घूर घूर के देख रहा था। विंग, जिसने उसकी तरफ देखा, गल्प किया और फिर धीरे से कहा, तुम कुछ पहनते क्यों नहीं? अब तक विंग ने देखा था कि वांग जी ने कपड़े पहन लिया है, लेकिन उसके दिमाग में तो वही इमेज चल रही थी जब वांग जी उसके सामने निकट खड़ा था। वो अल्फा कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है। ओ गॉड, विंग तो बस मरने वाला है। उस अल्फा ने आगे आते हुए विंग के हाथ को पकड़ा, उसे अपने तरफ खींचकर ले जाने लगा और एक एरिया के पास आकर, एक बड़े से एरिया के पास आकर, वो एरिया एक तरीके से एक जंगल था जो कि पूरा अंधेरे से डूबा हुआ है। वो अल्फा विंग को उस अंधेरे एरिया में, मतलब उस जंगल के एरिया में ले जाने लगा। विंग को अचानक अपने आसपास एक बहुत कामिंग एनवायरनमेंट फील होने लगा। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे सैड फील नहीं हो रहा था, उसे कुछ भी अनयूजुअल बुरा महसूस नहीं हो रहा था। उसे तो अच्छा लग रहा था। विंग, जिसने उस अल्फा की तरफ देखा और कहा, सुनो, तुम मुझे ले जा तो रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि तुम मेरी बलि चढ़ाने वाले हो। तुम तो कोई हैवान हो ना? तुम्हारे तो कितने लंबे लंबे फैंक्स हैं, नेल्स भी कितने बड़े बड़े हैं, तुम जादू करना भी जानते हो, तुम सच में कोई डेविल हो। अब तुम मुझे अपने मालिक के लिए बलि चढ़ाओगे, वो मुझे कहाँ जाएगा? मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने सुना है डेविल्स ना ब्लड भी ले लेते हैं, तुम मेरा ब्लड ले लो थोड़ा सा, पर हाँ धीरे से लेना। किससे लोगे? काट करना हाथ को तो तुम ले लो, पर प्लीज मुझे मारना मत। उस अल्फा ने एक बार विंग की तरफ देखा घूर कर, देन वो फिर से चलने लगा। उसने विंग की कलाई को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग को अपनी कलाई में दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ बोल सके। विंग, जो कि अपने मन में ही गॉड का नाम लिए जा रहा था, ओ मून गॉडेस, प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज मुझे बचा लेना, मैं इस अल्फा के बलि नहीं चढ़ना चाहता हूँ। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे शादी करनी है और मेरे बच्चे भी होंगे, मैं इससे नहीं मर सकता, मुझे कोई बचाओ। मून गॉडेस, आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हो। विंग, जो कि वहीं पर बड़बड़ाए जा रहा था, वांग जी उसे खींच रहा था और विंग बड़बड़ा रहा था। वो अल्फा जो वांग जी को खींच रहा है उसका नाम वांग जी है, तो वांग जी उसे खींचते हुए ले जा रहा था। विंग, जिसने अब नोटिस किया कि वो मरने वाला नहीं है क्योंकि ये जो घना अंधेरा है वो रोशनी में छा रहा है। कुछ समय बाद वांग जी, जो कि एक जगह पे आकर रुक गया था, विंग ने आगे देखा। वो एक हिल एरिया था, एक पर्वत एरिया था जहाँ पर वो आके खड़ा हो गया था। विंग, जिसने उसे आसपास से देखा, उस पहाड़ के ऊपर से ही उसने उस जगमगाती रोशनियों को देखा। विंग, जो देख पा रहा था, वो अपने शहर में वापस आ गया है। अभी सुबह का समय हो रहा है, वो सुबह अपने ही शहर में वापस आ गया है। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो बड़ी बड़ी इमारतें, हरियाली जगह भी दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा तो वो शहर की चकाचौंध जो उसे दिखाई दे रही है। विंग, जिसने पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं यहाँ। विंग, जो कि गनमन, विंग हैरान हो गया था। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया क्योंकि वो अल्फा वहां से गायब हो चुका था। विंग ने अपने चारों तरफ देखा, उसने आवाज लगाई, डेविल जी, आप यही हैं? क्या आप चले गए? आप मुझे नहीं मारेंगे डेविल जी? विंग, जिसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि बच गए। डेविल उसे मार कर नहीं गया, बल्कि उसे एक अच्छी जगह पे छोड़कर चला गया। विंग ने गहरी सांस ली, फिर वो खुशी खुशी वापस आने लगा। उसकी जिंदगी उसे वापस मिली है, जहाँ वो सोच रहा था कि उसे किसी शैतान को बलि चढ़ा दिया जाएगा या उसके सामने खाने की तरह परोस दिया जाएगा। वो शैतान उसके हाथ को चाकू से काटेगा, फॉक लगा के खाएगा।
ये सोचकर ही विंग की रूह कांप रही थी अंदर से। लेकिन अब जब वो सेफ फील कर रहा है तो वो खुश था कि उसकी जिंदगी बच चुकी है। विंग जो कि अब अपने घर चलते चलते पैदल ही झूमते नाचते गाते हुए वापस आ गया था, वो सच में खुश है क्योंकि वो बच गया है। घर आने के बाद विंग जिसने अपने उस छोटे से रूम में जाकर शावर भी लिया, अटैच बाथरूम में जा करके उसी कमरे में जो एक छोटा सा उसका किचन था वहाँ जाकर वो खाना बनाने लगा खुद के लिए। उसके पास ज़्यादा सामान तो नहीं है क्योंकि वो बाहर से ही खरीद कर खाया करता है, लेकिन आज वो फ्री है क्योंकि उसे जहाँ तक याद है उसने उस जॉब को छोड़ दिया है। उस बार में काम करने वाली जॉब को उसने छोड़ दिया है। अब उसे आफ्टरनून के टाइम पर अपने लिए एक जॉब ढूंढने के लिए जाना होगा। वो क्लब में ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, इस बार वो किसी रेस्टोरेंट में जॉब के लिए जाएगा। हो सकता है उसे रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिल जाए क्योंकि वो वैसे भी बहुत सुंदर दिखता है। विंग जैसे ऐसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो सुंदर दिखता है, उसे याद आया कि नहीं, वो सबसे सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर तो वो शैतान है। हाँ, वो डेविल कितना ज़्यादा हैंडसम गॉर्जियस था। ओ गॉड, विंग की धड़कनें फिर से बढ़ने लगी थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो निकेड इंसान फिर से आ गया था। विंग ने खुद को थप्पड़ लगाते हुए कहा, वी वुशियान, क्या सोच रहे हो तुम? अपने काम पर ध्यान दो, क्या बकवास चीज़ें सोचते रहते हो? वो नहीं सोचना है। विंग जिसने खुद को अपने काम पर फिर से लगा दिया, उसने अपना लंच बनाया, खाया, फिर बाद में थोड़ी देर बैठ करके वो न्यूज़पेपर को चेक करने लगा कि कहीं पर वेटर की किसी चीज़ की तो जॉब हो। वो चेक कर रहा था तभी उसके दरवाजे पर नॉक होने लगा। विंग ने जाके दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर जिन जुशवान था। जिन जुशवान जिसने विंग को कहा गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ? जिन जुशवान ने कहा सारी बातें दरवाजे पे करोगे? एक्चुअली मैं तुम्हारा बॉस भी था एक टाइम के लिए, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग ने उसे साइड दे दी। जिन जुशवान जो कि अंदर आकर के बैठ गया था वहीं सोफे के एक साइड में जो छोटा सा काउच था उस पर जाके बैठ गया था। विंग भी वहीं पाकर बैठ गया। जिन जुशवान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो मैं जानता हूँ जिन जुशवान ने फिर से बदतमीजी की है और तुम ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकते विंग, तुम्हें खुद भी मालूम है कि तुम्हें इससे अच्छे पेमेंट पर जॉब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो दोबारा से। विंग ने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। जिन जुशवान जिसने कहा कि उसने जिन जुशन को निकाल दिया है, विंग वहाँ कर काम करे। जिन जुशवान जिसने विंग के हाथ पर हाथ रख दिया था उसे कंसोल करने के लिए, लेकिन विंग को वो टच थोड़ा अजीब लगा तो उसने अपने हाथ को हटा लिया। जिन जुशवान जिसका हाथ वहीं रखा था उसने अपने हाथ की मुट्ठी को धीरे से बांधते हुए कहा, कोई नहीं, वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर था। अगर तुम हमारे बार में अभी भी काम करते हो तो कुछ VIP क्लाइंट्स हैं जिन्हें तुम अटेंड कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ उनको ही एज अ वेटर सर्व करना होगा। तुम अपना सोलो परफॉर्मेंस भी दे सकते हो, साथ में उन्हें सर्व भी कर सकते हो। इससे तुम्हें और ज़्यादा इनकम होगी। और इस बार के लिए ऑफ़र थोड़ा चेंज है, तुम्हें सिर्फ रात में काम करना होगा, दिन में नहीं। रात में भी बस 6 घंटे के लिए। विंग को ये ऑफ़र थोड़ा सूटेबल लगा क्योंकि सच में अगर उसे दिन में टाइम मिला तो दिन में वो कोई और जॉब करेगा। विंग ने कहा कि ठीक है, वो आएगा, लेकिन जिन जुशवान से कह देना कि वो उससे दूर रहे। जिन जुशवान ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। विंग जो कि अब बैठ गया था जिन जुशवान के जाने के बाद में, वो सोच रहा था कि क्या है उसकी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ, उसके दिमाग में वो एक व्यक्ति जा ही नहीं रहा था। वो कितना हैंडसम था। वो डेविल था या फिर कोई एंजल? डेविल तो नहीं लग रहा था। हो सकता है एंजल्स के भी नेल्स बड़े बड़े हों, एंजल्स के भी फैंग्स निकलते हो, क्योंकि वो दिखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत था। वो जिस जगह पे रह रहा था हो सकता है कि उसे पनिश किया गया हो। वो एंजल ही होगा, कोई बहुत खूबसूरत सा एंजल जिसने उसकी जान बचाई है, उन कुंडों से, उन बेकार से अल्फाओं से उसकी ज़िंदगी को बचाया है उसने। विंग सोच रहा था कि हाँ, वो कोई एंजल ही है। विंग जो कि उस दिन पूरे दोपहर में बस उस एंजल के बारे में ही सोचता रहा, मतलब वांग जी के बारे में सोचता रहा। शाम के वक्त वो अच्छे से रेडी हुआ और आ गया बार में। बार के अंदर चेंजिंग रूम में जाने के बाद उसने चेंज किया। इसके बाद उसका परफॉर्मेंस हुआ। परफॉर्म कर देने के बाद में अब उसे उस VIP गेस्ट को अटेंड करना था। जिन जुशवान जो उसके पास आया उसने उसके हाथ में एक ट्रे को रखा और कहा, देखो विंग, मैंने बहुत मुश्किल से उस क्लाइंट को मनाया है। वो किसी न्यू वेटर से कभी भी सर्व करने के लिए नहीं मानता और तुम उतने ओल्ड नहीं हो यहाँ काम करने के लिए, इसलिए संभालना। तुम्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है VIP गेस्ट को अटेंड करने का। तुम्हें वो करना होगा जो वो कहते हैं। मैं समझ रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? जिन जुशवान जिसने कहा, नहीं विंग, तुम मुझे गलत मत समझो, वो तुमसे कुछ गलत करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे।
हो सकता है वो उनके सामने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मांग ले। तुम प्लीज़ परफॉर्म कर देना। विंग ने कहा ठीक है। विंग फिर उस वीआईपी रूम की तरफ जाने लगा। उस रूम के बाहर आकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि सच में उसे डर लग रहा है। उसे अकेले रूम में एक अल्फा के पास जाना है सर्व करने के लिए। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, और जिन जिशुआन ने उसे कहा है तो उसे भरोसा करना चाहिए। जिन जिशुआन उसे बहुत लंबे समय से जानता है। विंग जो कि उस रूम के अंदर आ गया था, वो गेस्ट जो था उसने अपनी बैग को कर रखा था विंग की तरफ। विंग जो कि आगे बढ़ा, उसने अपने उस ट्रे को वहीं रखा और कहा सर, हियर इज योर ऑर्डर। विंग जिसने अभी तक ऊपर मुड़कर नहीं देखा था, उस अल्फा ने कहा यह आवाज़ विंग को थोड़ी सी जानी पहचानी लगी, तो उसने हिम्मत करके उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा। देखते ही वो शॉक हो गया था, इतना शॉक कि वो बस गिर गया था। गिरते गिरते बचा विंग। विंग ने कहा डेविल। ये सुनकर वो इंसान जिसकी भौहें चढ़ गई, उसने कहा व्हाट। विंग जिसने कहा सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। उस इंसान के जैसे और ज़्यादा पेशेंस लेवल टूट चुका था। मतलब वो शायद घमंडी इंसान था, जो कि असल में उसी एंजल की तरह दिखता है। विंग इसलिए बहुत ज़्यादा हैरान था। उस इंसान ने अपने ग्लास को वहीं फोड़ दिया, फेंक कर विंग से थोड़ा दूरी पर, और चिल्लाते हुए बुलाया कि यहाँ का मैनेजर कौन है। वहाँ पर जिन जिशुआन तुरंत ही आ गया। जिन जुशन भी आया था, वो दोनों वहाँ आ गए थे। उस इंसान ने कंप्लेंट करते हुए कहा मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई न्यू एम्प्लॉय मत ला के देना, कोई न्यू वेटर से मुझे सर्व मत कराना। लुक एट हिम। विंग जो कि अपनी जगह पे थर-थर काँप रहा था, उसे डर लग रहा है। इतनी कोल्ड आवाज़ उसने नहीं सुनी थी। उसे शिवरिंग महसूस हो रही थी अपनी बॉडी में। उस अल्फा ने कहा मैंने कहा था कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान भेजना। तुम्हें लगता है कि ये मेरे बैड मैचेस से परफॉर्म कर पाएगा? ये सुनकर तो विंग की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। क्या बैड में परफॉर्म? उसे तो इस बारे में कोई बात नहीं की गई थी। जिन जिशुआन जिसने कहा सर, आपने हर बार अच्छे लोगों को टेस्ट किया है, इस बार एक न्यू वर्जन को ट्राई करके दीजिए, हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए। एंड सर, ये हो सकता है थोड़ा बहुत नाटक करे, वैसे भी ये यहाँ पर स्लेव का काम करता है, ये हमेशा ही ऐसे नाटक करता है। लेकिन आप देखिए ना, क्या आपने इससे ज़्यादा इनोसेंट इंसान कभी देखा था? सर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसके साथ नाइट स्पेंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये वर्जन है। आप हमारा यकीन कीजिए। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी दुनिया ऐसे बदल गई थी। क्या उसे बेच दिया गया है? उसकी मर्जी के खिलाफ उसे एक स्लेव बना दिया गया है? पर वो तो ऐसा कुछ नहीं है। उस अल्फा ने कहा ओके, दिखता तो यह खूबसूरत ही है, इसकी कीमत क्या है? जिन जिशुआन जिसने कहा सर 1 मिलियन। उस अल्फा ने कहा व्हाट? इसके लिए 1 मिलियन? जिन जिशुआन जिसने कहा सर, आप देखिए तो कितना मासूम चेहरा है, आप देखिए कितना भोला दिखता है वो, आपको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, इसलिए 1 मिलियन, वरना आप चाहे तो आपकी रेंज का भी मैं कोई ला सकता हूँ। उस अल्फा ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय माई रेंज? डू यू थिंक आई एम पुअर? मैं इतना पे नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? नाउ आई विल पे 10 मिलियन, मैं 10 मिलियंस दूंगा, बट इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक होगा। तुम इसकी तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देख सकते, न इसे वापस यहाँ लाओगे, ये मेरे साथ रहेगा। डू यू गेट इट? जिन जिशुआन जिसने तुरंत ही हाँ बोल दिया, उसने कहा यस सर, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं इसे। वैसे भी अगर इसे अपने साथ रखना चाहते तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बस ये थोड़ा भागने की कोशिश करेगा तो आपको इसको थोड़ा संभाल के रखना होगा, इसकी अकल ठिकाने ला सकते हैं, आप इसे मार भी सकते हैं, चाहे तो अपना गुस्सा भी उस पर उतार सकते हैं। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सच में उसने जिन जिशुआन पे काफ़ी भरोसा किया था। उसने जिन जिशुआन से कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जिन जिशुआन उसका इतनी बुरी तरह से फ़ायदा उठाएगा। उसे सच में अपने ऊपर ही अशेम्ड फील हो रहा था। उसके साथ कितना बुरा होता हुआ आया है ना, कितना सब कुछ उसके साथ गलत होता हुआ आया है। उसे कभी प्यार नहीं मिला, कभी भी वो एक सम्मान की चीज़ उसे मिली नहीं है। विंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था जिन जिशुआन पर, क्योंकि जिन जिशुआन हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करते हुए आया है। आज सुबह भी तो उसने यही कहा था ना कि वो उसे अपने भाई की तरह देखे, वो उसके भाई की तरह है। तो क्या भाई ऐसे होते हैं?
अपने ओमेगा ब्रदर को ऐसे बेच दिया करते हैं। विंग जिसे अब समझ आया कि उसे कुछ करना होगा, वो ऐसे कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कचरे में जाने दे सकता है। विंग ने कहा, मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, और तुम होते कौन हो मुझे बेचने वाले? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, छोड़ो मुझे, छोड़। कुछ लोग जो कि विंग को पकड़ने लगे थे, तो विंग उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। उस अल्फा ने, जो कि वो एंजल की तरह दिखता है, उसने कहा, ठहरो, डोंट टच हिम, वो मेरा है, मेरी चीज़ को कोई हाथ लगाए ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, छोड़ो उसे। उन लोगों ने विंग को छोड़ दिया था। विंग ने कहा, हाउ डियर यू कॉल मी योर्स, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे खरीदने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं खुद को बेचना नहीं चाहता हूँ। ऐसा बोलकर विंग जाने लगा, लेकिन उस अल्फा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसके शोल्डर को उसने बहुत टाइटली पकड़ लिया था और कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम अब मेरे हो, तुम्हें 10 मिलियंस मिल जाएंगे, मेरा असिस्टेंट तुम्हें पे कर देगा। ऐसा बोलकर वो अल्फा जो विंग को खींचते हुए ले जाने लगा। उसके जाने के बाद में जिनजुशान के फेस पर जो स्माइल थी वो उतर गई, वो ढल गई। उसने जिनजुशान की तरफ देखा और कहा, तुम पछताओगे इसके लिए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिनजुशान ने कहा, ओह माय ब्रदर, तुम कितने भोले हो ना तुम्हें ट्रिक करना कितना आसान है, बहुत आसान है, तुम्हें ब्लैकमेल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। खैर, वो ओमेगा तो गया जिसे तुम इतने सालों से बचाते हुए आ रहे थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो अल्फा उससे कुछ दिनों के बाद बोर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ ब्यूटी है एंड ब्रेन तो है ही नहीं। दूसरी बात, वो इतना नखरे मिलाता है कि वो उसे झेल नहीं पाएगा, और जब वो उसे छोड़ देगा तो मैं उसे कैच कर लूँगा, एंड डोंट वरी ब्रदर, मैं उससे शादी करूँगा। जिनजुशान जिसने कहा, तुमसे शादी करने से अच्छा है कि वो जान से मार दे उसे, मैं कभी नहीं चाहूँगा वो तुम्हारे पास आए। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एम्पायर, मुझे नहीं चाहिए किसी का बिजनेस, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर जिनजुशान तो वहाँ से निकल गया था। इधर विंग, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस इंसान से छूटने के लिए, लेकिन वो इंसान विंग को नहीं छोड़ रहा था। उसने तो विंग को टाइटली पकड़ लिया था और उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी कार में घसीटते हुए ले आया था। विंग कार से भी निकलने की कोशिश कर रहा था, बस उस अल्फा ने उसे एकदम घूर कर देखा। उन आँखों को देखकर विंग का शिवर कर उठा पूरा बॉडी। उसे लगा कि कुछ तो है जिसने उसे रोक दिया है अपनी जगह पे। वो स्टिफ हो गया था, हिल नहीं पा रहा था। वो अल्फा जिसने अपने ड्राइवर को कहा, घर लेके चलो। वो ड्राइवर अपनी कार को ड्राइव करके ले जा रहा था। आधे घंटे के बाद में वो कार रुक गई थी। वांग जी जो कि बाहर निकला। हाँ, ये वांग जी था। असल में ये वांग जी की तरह दिखता है, लेकिन विंग को नहीं पता है कि ये वही है। वो इंसान जो अल्फा है वो बाहर आया, उसने विंग को उठा लिया, अपने कंधे पर डाल लिया और उसे अंदर ले जाने लगा। विंग जो कि हिल भी नहीं पा रहा था। अंदर लाने के बाद में वो उसे अपने रूम में ले गया, बेड पर पटक दिया और दरवाजे को जाके बंद कर दिया। फिर उस अल्फा ने अपनी शर्ट को, मतलब अपने कोट को निकाला और उसे सोफे पर फेंक दिया। विंग को डर लग रहा था, उसे सच में डर लग रहा है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत वीक है। वो इस अल्फा से नहीं लड़ सकता। वो चीख सकता है, चिल्ला सकता है। तो वो बोल रहा था, तो तुम बास्टर्ड हो, तुम बहुत 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 घटिया इंसान हो, मुझे छोड़ दो, अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। वो अल्फा जो मुस्कुरा रहा था, उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, विवुशान, यही नाम है तुम्हारा? और क्या जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में? अरे हाँ, तुम्हारा तो एक परिवार भी है, तुम्हारी अडॉप्टेड मदर, नहीं, तुम उनके अडॉप्टेड चाइल्ड हो, है ना? विंग जो कि हैरान था, उसने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए उस अल्फा की तरफ देखा। वो अल्फा जो विंग के पास आ गया था, उसने विंग को उठा लिया, मतलब उठाकर बिठा दिया। विंग की बॉडी स्टिफ थी, हिल नहीं पा रही थी, लेकिन वो वही कर रहा था जो वांग जी उससे करवा रहा था। विंग जो कि बैठ गया था मेडिटेशन की पोजीशन में। वांग जी ने कहा, देखना चाहोगे तुम असल में कौन हो? विंग जिसने कहा, कौन हो तुम डेविल हो, है ना? तुम वही डेविल हो ना जो सुबह मिले थे मुझे? वो डेविल जो था उसने कहा, सुबह नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते पहले मिला था, तुम 1 हफ्ते से मेरे साथ थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विंग ने कहा, क्या याद होना चाहिए? हाँ? उस अल्फा ने, वांग जी जो था, उसने विंग के सर पर हाथ रखा। विंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसने एक नज़ारा देखा, खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पर वो था। हाँ, वो बैठा हुआ था, मेडिटेशन कर रहा था। उसके पास में एक और इंसान था जिसने हाथ ही उसकी गोद में सर रख दिया। जैसे ही उस इंसान ने विंग की गोद में सर रखा, विंग ने कहा, उफ हो लेंसन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? मैं मेडिटेशन कर रहा था, मुझे मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, समझ आया तुम्हें? वांग जी जिसने कहा,
अच्छा, तुम्हें मेडिटेशन करना है? तुम कितने बुरे हो विंग, तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। विंग जो हैरान था, वो खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। ये तो सच में वही है। वो इस डेविल के साथ क्या कर रहा है? विंग जो कि अपने आप को देख पा रहा था, उसके जो अदर सोल है, उसने कहा, हस्बैंड जी कृपया कर आप हटेंगे, क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ और मुझे ध्यान लगाने की सख्त ज़रूरत है। मुझे सोचना है तुम्हारे फादर ने मुझे और तुम्हें एक्सेप्ट क्यों किया। जैसा कि वो जानते हूँ, जितना कि मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर को हमेशा से ही तुम्हारा मेट एक वैम्पायर चाहिए था, है ना? लेकिन मैं एक फॉक्स हूँ, उन्होंने मुझे कैसे एक्सेप्ट किया? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। वांग जी ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो विंग, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी फॉक्स स्पिरिट को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, वो कुछ ज़्यादा ही सोचती है, और जिन मामलों में सोचना नहीं चाहिए उनमें भी सोचती है। विंग ने कहा, रहने दो, ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। कुछ और रीज़न है, कुछ ऐसा रीज़न है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरी सिक्स सेंस बोल रही है, कुछ ऐसा है जो कि मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ। लैंसन, मुझे लग रहा है कि ये जो शांति हमारी ज़िंदगी में है, वो किसी खतरे से आने के पहले की शांति है। ओ विंग, तुम भी ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे मेरे फादर ने हमें फिर से बुलाया है, चलो मिलकर आते हैं। विंग ने कहा, हाँ तुम्हारे फादर, मुझे सच में उनके आसपास जाते ही ना कुछ एक अलग एनर्जी का एहसास होता है। और मैं एक फॉक्स हूँ, तुम समझते हो कि मैं डार्क ऑरा को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी डार्क पावर्स हैं। वांग जी ने कहा, ओके डार्क पावर एरा, चलो अब मेरे साथ। वांग जी जिसने विंग को खींचा और खींचते हुए ले जाने लगा। जो हमारा विंग है, जो कि अपनी आंखों को बंद करके वो सब कुछ देख पा रहा है, उसने देखा सब कुछ, वो सब कुछ देख रहा है। वांग जी कैसे विंग को खींचते हुए ले जा रहा है, अपने फादर के पास लेकर गया। उसके फादर ने उनसे थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद में सेलिब्रेट किया गया सारा फंक्शन कि कुछ टाइम में विंग और वांग जी की जो शादी है उसे अनाउंस कर दिया जाएगा पूरे किंगडम में। पूरे वैम्पायर किंगडम को ये बता दिया जाएगा कि उनके बेटे ने शादी कर ली है, वो भी एक फॉक्स ओमेगा से। उस दावत के बाद में सब लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, विंग की भी वांग जी की भी। वो दोनों बेहोश हो चुके थे। वांग जी जिसके पास उसके फादर आए और उसे विंग से अलग कर दिया था। उसके बाद उसके फादर विंग और वांग जी को अलग अलग करने के बाद अलग अलग जगह पर ले गए। विंग जिसकी पावर्स को सील कर दिया गया और उसे छोटा सा बच्चा बना के ह्यूमन डलर में छोड़ दिया गया, और उसकी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया गया था। इधर वांग जी जिसकी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया गया था और उसे उस एक केव में बंद कर दिया गया था। लेकिन कोई था जिसने इस सब को देखा था, वो थी वांग जी की मदर। वांग जी की मदर ऐसा कभी नहीं चाहती थी, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने जो विंग की फॉक्स स्पिरिट थी, जिसे उसके फादर ने चुरा कर रख लिया था अपने पास, ताकि वो स्पिरिट कभी भी विंग की ह्यूमन बॉडी के पास ना भटक पाए। अगर ऐसा हुआ तो विंग को सब कुछ याद आ जाएगा और वो वांग जी को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे छुपा दिया था। वांग जी की मदर ने उस स्पिरिट को अपने पास लिया, उसे एक लॉकेट में डालकर वांग जी के पास भेज दिया था, उसके गले में पहना दिया था। वांग जी जो कि मेडिटेशन पोजीशन में था, वो गहरी नींद में था। जब भी विंग का टच उसे महसूस होता, वो अपनी गहरी नींद से जाग जाएगा। ऐसा सब कुछ था। विंग जो देख पा रहा था कि उस दिन जब वो उस खाई में गिर गया था अचानक से, तो वो खाई असल में वो जो उस तालाब में, इस नदी में गिरा था, उस नदी के नीचे जो उसने एक कॉइन डाला था, वो कॉइन असल में वांग जी के पास पहुंच चुका था। और विंग खुद भी उसी एक रास्ते से, क्योंकि वो नदी सबकी विश पूरी करती है, और विंग ने विश मांगी थी कि उसे अपनी फैमिली चाहिए, और विंग की सारी फैमिली वांग जी में बसती है। तो विंग उस विश की वजह से वहाँ पहुँच गया था वांग जी के पास, और जैसे ही उसने वांग जी को टच किया था, उसकी पूरी आत्मा, पूरी सोल उस लॉकेट के अंदर बंद हो चुकी थी। वांग जी को सब कुछ याद आ गया था। वो बस वेट कर रहा था कि कब ये विंग का बच्चा बाहर निकल के आता है उसके लॉकेट से। बाद में जब वो गिरा, उस लॉकेट से निकलने के बाद उसकी स्पिरिट, उसकी बॉडी, तो वांग जी ने उसे थाम लिया। लेकिन विंग को कुछ भी याद नहीं आया था। वांग जी को समझ आया कि उसे विंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसे याद दिलाना चाहिए। इसके बाद वो उसे ह्यूमन की दुनिया में छोड़ आया था, क्योंकि वांग जी को अपने फादर से कुछ काम है। उसे ये भी नहीं बताना है कि उसे विंग मिल चुका है, उसकी यादें वापस आ चुकी है, पर उसे ये भी दिखाना है कि वो अपने पिता के साथ है। ऐसा सोचकर वांग जी जो अपने पिता के पास गया था उन्हें आश्वासन देने के लिए, और वहाँ देने के बाद में उसने कहा था कि वो फेरीलैंड जाएगा, फेरीलैंड में अपने लिए एक ओमेगा ढूंढेगा और उसे लाकर अपने फादर के सामने प्रेजेंट करेगा। और इस बार में बात करके वो ह्यूमंस के वर्ल्ड में आ गया था। इवनिंग के टाइम उसने विंग को जानबूझकर अप्रोच किया
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया ताकि वो अपनी पुरानी शक्तियों को इस्तेमाल करना सीख सके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका उल्टा विंग जो कि वहाँ से भागने लगा तो वांग जो उसे पकड़ के लाया, अपने रूम में बंद किया और ये सब कुछ याद दिलाया। इतना सब कुछ जब विंग को याद आ गया तो उसका दिमाग जो फट रहा था वो बेहोश हो चुका था, आंखें बंद किए हुई। वांग जीस ने बेड पर विंग को लिटा दिया, खुद शावर लेने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के बाद विंग को होश आया। होश आते ही उसने अपनी आंखों को खोला और सबसे पहले वांग जी को अपने पास पाया, जो कि वहीं बैठा हुआ था। उसे देखकर विंग जो कि एकदम डर गया। उसने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो डेविल। वांग जी जिसने अपने सर पर मारते हुए कहा, विंग तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया है। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, कुछ तुम्हारी इमेजिनेशन थी वो। हाँ, तुमने अपनी शक्तियों से मुझे वो सब कुछ दिखाया है। मैं कोई तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं हूँ। वांग जी जिसने कहा, अच्छा तो ये बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार नेकेड देखा था तो तुम्हारे दिमाग में ऊट पटांग थॉट्स क्यों आ रहे थे? विंग ने कहा, क्या तुम क्या दिमाग पढ़ सकते हो? वांग जी ने कहा, हाँ पढ़ सकता हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, पढ़ सकता हूँ। तुम एक फॉक्स हो विंग, तुम्हें याद करना होगा। जैसे तुम्हें सारी मेमोरीज याद आएंगी तुम्हें अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। तुम्हारी पावर्स वापस आने के बाद में हम इस दुनिया से दूर चलेंगे, हम तुम्हारे किंगडम चलेंगे, हम फॉक्स किंगडम चलेंगे। वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। विंग जिसने अपने सर को नीचे करते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स? वांग जी ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स। अगर तुम मेरे लिए खुद की मेमोरीज को याद नहीं करना चाहते तो अपने पेरेंट्स के लिए करो। तुम क्या उनके पास भी नहीं जाना चाहते? वो इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं विंग, तुम्हें जाना होगा। लगभग 20 साल का समय गुजर चुका है। 20 साल से उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है। वो कितना तड़प रहे हैं तुम्हें समझ भी आता है? विंग ने अपना सर बस नीचे कर लिया डिसअपॉइंटमेंट में कि उसने अपने फादर और मदर को डिसअपॉइंट किया है। क्या सच में वो एक फॉक्स है? उसे अपनी मेमोरीज को याद करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि इस इंसान पर भरोसा करे। उसने कहा, मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूँ, हाँ, और हाँ तुम मुझे खाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पता नहीं इंसानों ने कितनी सारी अफवाहें उड़ा रखी हैं हम वैम्पायर्स के बारे में कि हम वैम्पायर्स लोगों का खून पीते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम खाना खाते हैं जो इंसान खाते हैं, पेड़ पौधों वाला खाना, समझ आया? उसने विंग के सर पर धीरे से हिट कर दिया, मतलब उसके फोरहेड पे अपने इंडेक्स फिंगर से मारते हुए कहा। विंग ने कहा, ये क्या बदतमीजी थी? हाँ, वैसे इंसान सिर्फ घास फूस नहीं खाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखकर कहा, तुम्हें याद आना चाहिए। तुम्हें याद आएगा तो ये भी पता चलेगा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं प्योर वेज हूँ। हम लोग फूल पत्ती वाला खाना खाते हैं, ना कि ये वाला। मैं जानता हूँ तुम नॉन वेज हो, तुम पहले से ही नॉन वेज हो। एक फॉक्स को मीट से दूर रखना इम्पॉसिबल है। विंग जिसने वांग जी की तरफ घूर कर देखकर कहा, तुम मुझे फॉक्स बुलाना बंद करो, कितना अजीब लगता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर कहा, तुम ही थे जिसे पसंद था कि मैं तुम्हें फॉक्स बुलाऊं, एक चालाक फॉक्स। हाँ, तुम्हारी यादें जल्दी वापस आ जाए, मैं बस इतना प्रे करना चाहता हूँ। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, अगर मेरी यादें वापस नहीं आई तो? वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपने फादर के पास ले जाऊंगा और बोलूंगा तो तुम फेरी रेलम से हो, क्योंकि मेरे फादर तुम्हारा चेहरा नहीं पहचानते हैं। तुम एक फॉक्स थे, तुम बहुत चालाक थे। तुमने अपना रियल फेस मेरे फैमिली में किसी को नहीं दिखाया है सिवाय मेरे। तुम्हारा जो ये ब्यूटीफुल फेस है, मेरे फादर इस फेस को नहीं जानते हैं, वो किसी और चेहरे को जानते हैं, तुम्हारे ब्रदर के चेहरे को जानते हैं। तुम बहुत स्मार्ट हो विंग, तुम बहुत चालाक हो। विंग ने कहा, क्या मैं चेहरा भी बदल सकता हूँ? वांग जी ने कहा, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम एक इंसान को इतनी बुरी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो कि वो अपनी खुद की जान ले ले। तुम ऐसा सब कुछ कर सकते हो, किसी का दिमाग पढ़ भी सकते हो और उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उन्हें बदल भी सकते हो। विंग जिसे ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, उसने कहा कि वो अपने अंदर के फॉक्स को कैसे जगा सकता है। इसके बाद क्या था, वांग जी जिसने विंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अगले 2 दिन तक उनकी ट्रेनिंग चलती रही। रात को वो दोनों अलग अलग सो जाते थे और दिन में ट्रेनिंग किया करते थे। विंग को कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन उसे उसकी फॉक्स स्पिरिट वापस मिल गई थी, उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी नहीं आई थी। वांग जी जो कि अब विंग से बोल रहा था कि 2 दिन तो हो चुके हैं, विंग की फॉक्स स्पिरिट भी आ गई है, उसे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी धीरे धीरे आ जाएगा, तो क्यों ना वो उसके पेरेंट्स से मिलाए। विंग जी इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड भी था और नर्वस भी। वांग जी से उसे संभाला और उसके माता पिता के पास ले गया। विंग जो कि अपने पेरेंट्स से पहली बार मिल रहा था, याददाश्त आने के बाद तो पहली बार ही था, जिससे उनसे मिलकर विंग को बहुत अच्छा एहसास हुआ।
विंग के फादर विंग की तरह ही दिखते हैं। उनके फादर के मतलब विंग के फादर के लिप्स के नीचे भी एक छोटा सा मोल है, जैसे विंग के लिप्स के नीचे है वैसे ही। उसे बड़ा क्यूट लगा ये मोमेंट। उसके भाई का चेहरा भी कुछ कुछ उसकी तरह है, लेकिन काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है क्योंकि उसका फेस उसकी मॉम के ऊपर गया है। और जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि विंग के लिप्स के नीचे जो मोल है वो उसके भाई के लिप्स के नीचे नहीं है। ये चीज़ विंग को और ज़्यादा फनी बना रही थी इस चीज़ को, क्योंकि वो अपने भाई को टीज़ किए जा रहा था। उसे यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। 1 हफ्ते बाद उसकी धीरे धीरे याददाश्त भी वापस आने लगी। जब उसकी याददाश्त वापस आई तो उसका मन किया कि वो वांगजी के फादर से बदला लेगा। वो जानता है कि उसके मेट का वो फादर है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे वो उन दोनों को अलग कर सकते हैं, वो भी सत्ता के लिए। क्योंकि उन्हें लगा कि विंग एक फॉक्स है और वो बहुत चालाक है, तो वो उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है, उन्हें अपनी चालाकी से हरा सकता है। इसके बाद वांगजी और विंग अपने पेरेंट्स के पास गए थे, मतलब वांगजी के पेरेंट्स के पास गए थे। उसके फादर को सबक भी सिखाया और वहाँ से वांगजी और विंग दोनों निकल आए थे फॉक्स किंगडम में। वहाँ आने के बाद विंग और वांगजी दोनों ने मिलकर उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी सबक सिखाया था, जिन्होंने उसे बहुत बुली किया था। विंग को जिन जुशुआन के बारे में भी मालूम चला कि जिन जुशुआन ने आखिर किया क्या है। उसने विंग को बचाने के लिए सब कुछ किया था। विंग को ये मालूम चला कि उसकी जो शिज्जे हैं वो प्रेग्नेंट थी, और जिन जुशुआन जो कि उस होने वाले बच्चे का फादर है, जिन जुशुआन जो जियांग गानली से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो विंग को अपने ब्रदर की तरह ट्रीट किया करता है। जिन जुशुन जिसने उसके फादर को ये बता दिया था कि जिन जुशुआन ने एक लो क्लास की लड़की से प्यार भी किया और उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। तो जो उसके फादर थे उन्होंने जियांग गानली को किडनैप कर लिया था और उससे मांग की थी कि उसे 10 मिलियन चाहिए, जो कि विंग को सेल करने के बाद मिलेंगे। वांग जी ने वही किया। उसे ये सब कुछ पहले से मालूम था। उसने बस विंग की मदद की और उस व्यक्ति की मदद की जो विंग की मदद करते हुए आया था इतने सालों से। विंग के पेरेंट्स के जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उन्हें सबक भी सिखा दिया था उसने। उसकी मॉम जो कि पूरी तरह से पागल हो चुकी थी क्योंकि वांग जी ने उनके ऊपर एक अलग ही मैजिक का इस्तेमाल किया था। उन्हें हर जगह अपनी लेट मदर दिखाई दिया करती थी जो उनसे बोलती थी तुम्हें विंग का ख्याल रखना है, तुम्हें विंग का ख्याल रखना है। तो वो तो पागल हो चुकी थी। उसके फादर जो कि हमेशा से विंग को पसंद नहीं करते हुए आए थे, उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया था क्योंकि उनकी जो बेटी थी उसने जिद की थी, उनके बेटे ने भी जिद की थी, इसीलिए उन्हें भी अच्छा खासा सबक मिल चुका था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन जियांग चेंग की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। वो अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रख रहा था। अब वो जियांग चेंग को तो नहीं रोक सकता कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल ना रखे क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके पेरेंट्स को वांग जी ने अच्छा सबक सिखाया था। सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका था। उन हल्फाओं को भी विंग ने खुद ने सबक सिखाया था, उन्हें भगा भगा के मारा था। इसके बाद वेन चाओ जो कि सुधर गया, उसे समझ आ गया कि ओमेगास को परेशान करना कितना खतरनाक हो सकता है, खौफनाक हो सकता है। उसके दोस्त भी वहाँ से अलग हो गए थे, उन लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। सबके अकॉर्डिंग ये था कि वांग जी मतलब इनके अकॉर्डिंग था कि एक दूसरे को वो एक दूसरे मिलकर ही बिगाड़ते हैं, तो क्यों ना वो अलग अलग हो जाएं और 1 साल बाद मिलेंगे जब वो सब के सब बदल जाएंगे। उन 5 ने अपना अपना रास्ता तय कर लिया था। इधर विंग जो कि उसके मदर और फादर के साथ में रहने लगा था, साथ में वांग जी भी। उनकी दोबारा शादी हुई थी बड़े धूमधाम से। विंग को बड़ा मज़ा आया इस चीज़ में। आज वो दोनों यहीं बैठे हुए थे, वो उस पेड़ के नीचे जहाँ पर विंग मेडिटेशन कर रहा था। वांग जी जो कि अचानक से आया, उसकी गोद में सर रख लिया और कहा विंग तुम कितना मेडिटेशन करोगे, फिर से वही सब कुछ कर रहे हो तुम। विंग ने कहा लैंसन मुझे ध्यान लगाने दो, मुझे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मुझे जानना है कि ये हमारा जो बेटा है ये क्या सोच रहा है आजकल। इसका दिमाग बहुत अलग अलग चीज़ों में चल रहा है, मुझे जानना है। इसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रही है। वांग जी ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा एक फॉक्स के फॉक्स ही रहोगे। विंग जिस ने कहा फॉक्स हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं और मुझे चालाक होने पर गर्व है। वांग जिस ने कहा अच्छा, आज से 4 साल पहले जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक फॉक्स हो और तुम चालाक हो तो तुम कितना जल रहे थे, कितना गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर। विंग जिस ने कहा उस टाइम पे मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं थी, तो वो तुम्हारा फॉल्ट था। तुम्हें उस टाइम पे मुझसे ऐसी बातें कहनी चाहिए थी जो मुझे यकीन दिलाएं कि तुम सच से बोल रहे हो, बल्कि तुमने तो और उल्टा किया, मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। वो तो भला हो जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मेरे पेरेंट्स का नाम ले लिया सामने, वरना मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करता। वांग जीजस ने कहा विंग ने कहा ओके आई एम डन। मैं मजाक कर रहा था, मुझे तो पहले दिन देखते ही तुमसे दोबारा से प्यार हो गया था। ओह माय गॉड तुम निकट थे। वांग जी जो शर्मा रहा था उसने कहा तो तुम चुप रहो, तुम्हें बस वही याद है मैंने तुम्हें कैसे बचाया था उन अल्फाज से, तुम्हें ये याद नहीं है मैंने जिन जुशुन से तुम्हें कैसे बताया था। मैंने 10 मिलियन पे किए थे,
विंग जिसने कहा, अच्छा वो 10 मिलियंस नकली थे, मुझे मालूम है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने पाउट किया। विंग ने उसके लिप्स पर एक पैक कर दिया। तभी उनका बेटा भागते हुए आ गया। उसने उन दोनों के बीच में जगह बनाते हुए कहा, आप दोनों हमेशा रोमांस में लगे रहते हो, मुझे भी तो बीच में लिया करो। मैं भी आप दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बीच में लगा करो, वरना मैं आप दोनों से नाराज हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा। पहले आप मुझे मनाते लेना। विंग ने कहा, देखा लैनसन, ये तो पूरा तुम्हारे ऊपर नौटंकीबाज है, तुम जैसे नौटंकी करते हो ना वैसे ये नौटंकीबाज है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये तुम्हारी तरह चालाक है, ये जानता है कि हमसे बात कैसे मनवानी है। विंग ने कहा, अच्छा तुम? तभी वो बच्चा बोला, नहीं, मैं आप दोनों का कॉम्बिनेशन हूँ, आप दोनों का आधा आधा, मामा की तरह चालाक और बाबा की तरह स्मार्ट, दोनों ओल मेला पाँच मिला लुक भी तो है। ऐसा बोलते हुए उसने अपने लंबे बालों में अपना एक हाथ दिया और बड़े स्टाइल से कहा, आई एम दी बेस्ट। विंग ने कहा, यू आर दी बेस्ट, ओ माय गॉड। और मम्मा? उस बच्चे ने कहा, जिसका नाम युआन है, उसने कहा, मम्मा इज द सेकंड बेस्ट। वांग जिसने कहा, ओह, मतलब युआन इज द बेस्ट, मम्मा इज द सेकंड बेस्ट और मैं बाबा का क्या? युआन जिसने कहा, बाबा इज लास्ट बेस्ट। विंग जिसने कहा, ओह लेंसन इज लास्ट बेस्ट, वाह, सबसे आखिरी में बेस्ट है, वाह। उसने अपने बेटे को गोद में लिया, उसके पूरे फेस पर किस करने लगा। युआन ने कहा, मम्मा दिस इज सो इरिटेटिंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप किस क्यों करते हो, नहीं मत करो। वांग जी ने उस युआन को अपने गोद में लिया और कहा, बिल्कुल सही, मामा का किस अच्छा नहीं लगता पर बाबा का लगता है ना युआन? युआन ने कहा, नहीं। वांग जी जो खुद भी उसे किस करने लगा। और यहीं पर हम अपने इस वन शॉट एफएफ की हैप्पी एंडिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका फीडबैक देना मुझे मत भूलना। आपको कैसा लगा है ये एफएफ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे मालूम चलता है कि मैंने कहाँ पर कमी छोड़ दी है। फिर अगली बार मैं उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।